पिछली क्लास में हमने स्पीच के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अफर्मेटिव में हमने साधारण वाक्य सोल्व किए थे, इंट्रोगेटिव में हमने दो टाइप सोल्व किए थे, एक तो साइक्रिया वाले और एक WHO वाले। जो तीसरा टाइप है स्पीच का वह है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है? अगर RS के अंदर, किसके अंदर? RS के अंदर वाक्य में ऑर्डर का भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, प्लीज काइंडली हो। अगर इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसी होगी? अगर RS के अंदर ऑर्डर का भाव हो, रिक्वेस्ट का हो, एडवाइस का हो, प्लीज काइंडली दे रखा हो, निवेदन किया हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। हिंदी में इन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है और अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें हम? तो पहचान के लिए, डायरेक्ट पहचान के लिए इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से शुरू होते हैं। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला V1 से, दूसरा डू नॉट से, तीसरा प्लीज और काइंडली से। अगर RS की शुरुआत V1 से हो रही है तो वाक्य क्या है? वो इम्परेटिव। अगर RS की शुरुआत डू नॉट से हो रही है तो वाक्य क्या है? वो इम्परेटिव। अगर RS की शुरुआत प्लीज काइंडली से हो रही है तो वाक्य क्या है? वो इम्परेटिव। क्लियर? अब तीनों वाक्य अलग अलग मेथड से सोल्व किए जाएंगे। तीनों के अलग अलग नियम है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे कौन से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, मतलब V1 वाले वाक्य। कौन से सोल्व करेंगे? V1 वाले वाक्य। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। रोहन सेड टू मी, रोहन said to me, read this novel. रोहन said to me, read this novel. तो रोहन RV RS के भाव के अनुसार बदलेगी। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। अगर RS में ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सलाह है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। और अगर भाव स्पष्ट नहीं हो, कि वाक्य में ये स्पष्ट नहीं हो कि क्या कह रहा है, आदेश है, सलाह है या निवेदन है, तो हम आस्क्ड भी कर सकते हैं। तो रोहन आस्क्ड मी, इस वाक्य में भाव स्पष्ट नहीं हो रहा कि अगला ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया? आस्क्ड। RV किस में चेंज हो गई? आस्क्ड में। अब हम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी RV हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब कनेक्टिव के लिए इम्परेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य V1 से स्टार्ट है तो कनेक्टिव के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। किसका यूज करते हैं? टू का। और टू के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। तो यहां वर्ब क्या है? रीड। बाकी सेम परिवर्तन रहेंगे, प्रोनाउन भी बदलेगा, टाइम एंड प्लेस भी बदलेगा। इस वाक्य में सिर्फ क्या है? टाइम एंड प्लेस। तो दिसका क्या हो जाएगा? दैट। जबकि नोवेल क्या है? नाउन। आपका वाक्य क्या हो गया? सोल हो गया। दोबारा देखेंगे हम। सेड टू किस में बदल दिया हमने? आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों बदला? क्योंकि RS के अंदर भाव स्पष्ट नहीं है। जब RS के अंदर भाव स्पष्ट नहीं हो तो हम सेड टू किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। कनेक्टिव हमने क्या यूज किया? टू। V1 वाले वाक्यों में कनेक्टिव क्या आएगा? टू।
टू के तुरंत बाद में क्या आती है V1 जो हमने रख दी। ये ग्रामर का नियम है कि टू के तुरंत बाद में क्या आती है V1, तो हमने V1 रख दी। आगे में प्रोनाउन चेंज करना है, टाइम एंड पैलेस चेंज करना है, तो हमें क्या मिल गया टाइम एंड पैलेस। तो दिसका क्या हो गया दैट। नोवेल क्या है नाउन, तो नाउन की क्या रह गई नाउन। आपका वाक्य क्लियर। एक सेंटेंस और देखेंगे हम V1 का। सुमन said to me, सुमन said to me, post this parcel today, post this parcel today। सब्जेक्ट कौन है सुमन पहला। सेड टू क्या इसमें आरवी, भाव स्पष्ट नहीं है, हम ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। तो आप अगर भाव आदेश का है तो ऑर्डर्ड करो, नहीं तो आस्कड हो जाएगा आस्कड मी। यहां पर आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो। कनेक्टिव के लिए किसका यूज करेंगे टू का। क्यों करेंगे क्योंकि आरएस किससे शुरू हो रहा है V1 से। टू के तुरंत बाद में क्या आएगा पोस्ट, पोस्ट होता डालना प्रेषित करना। दिस का क्या हो जाएगा दैट, टाइम एंड पैलेस। पार्सल का क्या रहेगा पार्सल। टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। और आपका वाक्य सोल्व। दोबारा देखेंगे सेड टू किस में बदल गया आस्कड में। क्यों बदला क्योंकि आरएस में भाव स्पष्ट नहीं है। कनेक्टिव के लिए किसका यूज किया टू का। टू किससे पहले आया V1 से पहले। दिस का क्या हो गया दैट, टाइम एंड पैलेस। टुडे का क्या हो गया दैट डे। और परिवर्तन इसमें है नहीं, नाउन और टेंस इसके अंदर है नहीं। प्राय इंपरेटिव सेंटेंस शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, इसी टाइप के आते हैं ज्यादातर। एक सेंटेंस और देखेंगे इसके अंदर। फादर सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है V1 से, मतलब क्या है ये इंपरेटिव। चेंज करेंगे फादर। अब देखो सेड टू आरवी बदलेंगे वाक्य के भाव के अनुसार। तो पिताजी क्या देते हैं आदेश, हमसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्या देंगे आदेश। तो ये सेड टू किस में बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। किस में बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। क्यों बदला क्योंकि पिताजी क्या देंगे आदेश। आरएस से क्या भाव स्पष्ट हो रहा है आदेश का ऑर्डर्ड का। कनेक्टिव के लिए किसका यूज करेंगे टू का। टू के तुरंत बाद में क्या आएगी V1 ओपन। द डोर का क्या रह जाएगा द डोर। आपका वाक्य पूरा। कोई दिक्कत। दोबारा देखेंगे हम। पहले वाक्य में सेड टू किस में बदल गया आस्कड में। क्यों बदला क्योंकि इसमें भाव स्पष्ट नहीं था। कनेक्टिव के लिए किसका यूज किया हमने टू का। टू के तुरंत बाद में क्या आई V1, क्या बदल दिया टाइम एंड पैलेस। नाउन नोवेल का क्या रह गया नोवेल। दूसरे वाक्य में सेड टू का क्या हो गया आस्कड। कनेक्टिव के लिए किसके यूज किया हमने टू का। टू के तुरंत बाद में क्या आ गई V1। पोस्ट का क्या रह गया पोस्ट। दिस का क्या हो गया दैट। और टुडे का क्या हो गया दैट डे। तीसरे वाक्य में सेड टू किस में बदल गया ऑर्डर्ड में। किस में बदल गया ऑर्डर्ड में। क्यों बदला क्योंकि इसमें भाव किसका था आदेश का। और पिताजी क्या देंगे आदेश, तो ऑर्डर्ड हो गया। कनेक्टिव के लिए किसका यूज किया आपने टू का यूज किया। टू के तुरंत बाद में क्या आ गई V1 आ गई। शेष वाक्य पूरा उतार दिया। दोबारा इसके नियम सुन लो। अगर आरएस के अंदर वाक्य V1 से स्टार्ट है तो सबसे पहले हम आरवी को चेंज करेंगे। आरवी आरएस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, अर्जड में, एडवाइज्ड में बदल जाएगी। अगर वाक्य के अंदर भाव स्पष्ट नहीं हो रहा हो, हमें ये पता न चले कि किसका भाव है, क्या कहना है, तो हम क्या कर सकते हैं आस्कड कर सकते हैं। आरवी सोलो आपकी। आरवी के बाद में हम कनेक्टिव का यूज करते हैं। अगर V1 से वाक्य शुरू है तो कनेक्टिव के लिए हम क्या लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं टू। और टू के तुरंत बाद में क्या आती है V1। टू के तुरंत बाद में आप क्या रख दोगे V1। शेष नियम क्या रहेंगे यथावत। आपका नाउन भी प्रोनाउन चेंज होगा,
टेन चेंज होगा, टाइम एंड प्लेस चेंज होगा। तो जिस वाक्य में टाइम एंड प्लेस है तो उसको चेंज कर दो, अगर टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा, और प्रोनाउन है तो वो भी चेंज हो जाएगा। बाकी नियम किसके अनुसार रहेंगे? साधारण वाक्यों के अनुसार। तो ये आपके कौन से वाक्य हो गए? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले, V1 वाले वाक्य। अब हम समझेंगे कौन से वाक्य? डू नॉट वाले। कौन से वाक्य? डू नॉट वाले। V1 वाले वाक्य हमने समझ लिए। अब समझेंगे हम डू नॉट वाले वाक्य। कौन से वाक्य? डू नॉट वाले। तो एग्जांपल देखेंगे हम। टीचर सेड टू मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टीचर सेड टू मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो डू नॉट वाले सेंटेंस दो प्रकार से सोल्व होंगे। हम इसी वाक्य को दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला तरीका फॉरवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरवर्ड वाला पहला तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? टीचर। तो क्या रह गया? टीचर। अगर हमें से फॉरवर्ड वाला तरीका यूज करना है तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड। क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का होता है मना करना। मी का क्या रह गया? मी। सेड टू किस में बदल दिया आपने? फॉरवर्ड में। ऑब्जेक्ट का क्या रह गया? ऑब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ फॉरवर्ड लगा दिया, आरवी के अंदर फॉरवर्ड का यूज कर लिया, यहाँ मना कर दिया, तो आरएस में आपको मना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डू नॉट हट जाएगा। अगर आपने आरवी में फॉरवर्ड का यूज कर लिया तो आरएस में से क्या हट जाएगा? डू नॉट हट जाएगा। वाक्य नेगेटिव नहीं रहेगा, डू नॉट हट जाएगा। अब जब ये डू नॉट हट गया तो शेष वाक्य कैसे रह गया? V1 का जो हमने पहले किया था, तो वही रूल अप्लाई हो जाएंगे। कनेक्टिव के लिए क्या जाएगा? टू आ जाएगा। टू के तुरंत बाद में क्या जाएगी? वेस्ट। V1 आ जाएगी। प्रोनाउन चेंज होगा, योर। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। अब योर पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव क्या होगा? माई। क्या हो जाएगा? माई। और टाइम का क्या रह गया? टाइम। ये आपका वाक्य सोल्व हो गया। किसके द्वारा? फॉरवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरवर्ड के द्वारा। दोबारा देखेंगे, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? डू नॉट से। किससे हो रही है? डू नॉट से। तो हम आरवी में क्या करेंगे? सेड टू का फॉरवर्ड। क्या कर दिया हमने? फॉरवर्ड। कनेक्टिव के लिए हमने क्या लगा दिया? टू। V1 की क्या रह गई? V1। योर किस में चेंज हो गया? माई में। टाइम का क्या रह गया? टाइम। अब ये डू नॉट हटेगा क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड का मतलब मना करना। जब आप आरवी में मना कर रहे हो तो आपको आरएस में वाक्य डू नॉट हट जाएगा। डू नॉट हटते वाक्य किसका बन गया? V1 का। और हमने किसके नियम लगा दिए? V1 वाले नियम लगा दिए। कोई दिक्कत? जब आप सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हो तो आरएस में से डू नॉट हट जाता है, और डू नॉट हटने के बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है। हर सेंटेंस में ऐसा ही होगा। क्या बचेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई तो नियम भी किसके आ जाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। टू लग जाएगा, V1 आ जाएगी, प्रोनाउन चेंज हो गया, शेष वाक्य पूरा उतर गया। ये हो गया फॉरवर्ड का नियम। किसका नियम? फॉरवर्ड का। जब आरवी में आप क्या करो? फॉरवर्ड। अगर आप इसी वाक्य का दूसरा तरीका नोट टू का। किसका? नोट टू का। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट का रह गया सब्जेक्ट, फॉरवर्ड को आप आस्क्ड में बदल दो। किस में बदल दो? आस्क्ड में। ठीक है। अब आपने यहां पर मना नहीं किया तो मना करना जरूरी है, तो यहां हो जाएगा नोट टू। क्या हो जाएगा? नोट टू। कनेक्टिव में क्या लग जाएगा? नोट टू। जब यहां नोट टू हो गया तो यहां से डू नॉट हट जाएगा। वेस्ट V1, योर का क्या हो जाएगा? माइन। टाइम क्या क्या रह जाएगा? टाइम। यह आपका दूसरा तरीका हो गया। आप एग्जाम में दोनों तरीके यूज कर सकते हो।
डू नोट का भी यूज़ कर सकते हो, फॉरवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो और नोट टू का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? दोबारा देखना, पहले मैंने फॉरवर्ड से चेंज किया तो सेट टू किस में बदल गया, फॉरवर्ड में। कनेक्टिव के लिए क्या लगा दिया, टू। अंदर से क्या हट गया, डू नोट। V1 का क्या रह गया, वेस्ट। योर किस में चेंज हो गया, माई में। टाइम का क्या रह गया, टाइम। अगर हमने फॉरवर्ड से नहीं किया और नोट टू से किया, किससे किया, नोट टू से, तो हमने सेट टू किस में बदल गया, आस्कर में बदल दिया। कनेक्टिव के लिए किसके यूज कर लिया, नोट टू का। नोट टू के बाद में क्या आ गई, V1। टू के बाद में क्या आ गई, V1। योर का क्या हो गया, माई। टाइम का क्या रह गया, टाइम। तो आपका ये डू नोट वाले वाक्य हो गए। एक दो सेंटेंस और देखेंगे हम। दूसरा सेंटेंस, मीना सेड टू मी। मीना सेड टू मी, डू नॉट ओपन द विंडो। डू नॉट ओपन द विंडो, क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो दो तरीके, पहला फॉरवर्ड का, मीना सेड टू किस बदल दोगे आप, फॉरवर्ड में। ऑब्जेक्ट का क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। कनेक्टिवली किसका यूज करोगे, डू नोट का। जब आपने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया तो यहाँ से डू नोट हट जाएगा और डू नोट हटने के बाद में क्या रहेगी, V1। तो यहाँ पर V1 आ गई। द विंडो का क्या रह गया, द विंडो, क्योंकि ना तो आगे प्रोनाउन है और ना टाइम एंड प्लेस है, तो शेष वाक्य पूरा उतर जाएगा। इसी वाक्य को नोट टू से करें तो मीना फॉरवर्ड सेट टू को क्या कर दोगे, आस्कड में। मी का क्या रह गया, मी। अब जब आपने यहाँ आस्कड किया तो अंदर मना करना जरूरी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोट टू। क्या हो जाएगा, नोट टू। और नोट टू के बाद में क्या जाएगा, ओपन। V1 आ जाएगी और द विंडो का क्या रह जाएगा, द विंडो। ये आपका वाक्य पूरा हो गया। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया, डू नोट। कौन से वाक्य हो गए इंपरेटिव के अंदर, डू नोट। दो तरीके हैं, फॉरवर्ड के और नोट टू का। पहला तरीका फॉरवर्ड, अगर आप आरवी को फॉरवर्ड में बदलते हैं, सबसे पहले कनेक्टिव के लिए नोट टू का प्रयोग करते हैं, अंदर से डू नोट हटा देते हैं। डू नोट हटाने के बाद V1 आएगी और बाकी नियम क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे। अगर हम फॉरवर्ड से नहीं करते हैं तो हम नोट टू से कर सकते हैं। आरवी किस में बदल जाएगी, आस्कड में। किस में बदल जाएगी, आस्कड में। कनेक्टिव के लिए किसका यूज करेंगे, नोट टू का यूज करेंगे और नोट टू के बाद में क्या आएगी, V1 आएगी। शेष नियम क्या रहेंगे, यथावत। जब नोट टू लगाते हैं तो अंदर से डू नोट हट जाता है। तो ये आपके दूसरे टाइप हो गए, डू नोट। V1 वाला हमने कर लिया, डू नोट वाले हमने कर लिए। अब तीसरा टाइप है प्लीज और काइंडली। कौन से सेंटेंस, प्लीज और काइंडली। तीसरा टाइप कौन सा है, प्लीज और काइंडली का। तो हम प्लीज और काइंडली का क्लियर करेंगे। प्लीज और काइंडली तीसरा टाइप। एग्जाम्पल देखेंगे पहले हम। सोहन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी in my problem. Please help me in my problem. सबसे पहले सोहन सेड टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में। किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। अगर RS के अंदर वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा तो RU किस में बदल जाएगी, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट का क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। आरवी किस में बदल गई, रिक्वेस्टेड में। ऑब्जेक्ट का क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। जब यहाँ से प्लीज हट जाएगा
जब आपने यहाँ रिक्वेस्ट कर दिया तो अंदर वाले वाक्य से प्लीज और काइंडली हट जाएगा और कनेक्टिव के लिए क्या जाएगा टू के तुरंत बाद में क्या आती है V1 हेल्प रख दिया आपने। अब दो परिवर्तन होंगे मी का और माई का, दोनों प्रोनाउन है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बोलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। मी ऑब्जेक्टिव है तो सोहन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम, इनका इन रह गया। फिर माई आ गया, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बोलेगा? सोहन के अनुसार। माई पॉजिटिव है तो सोहन का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज। और प्रॉब्लम का क्या रह गया? प्रॉब्लम। यह आपका वाक्य सोल्व हो गया। एक एग्जांपल और करेंगे। रोहित said to me, रोहित said to me, kindly post this letter today. Kindly post this letter today. रोहित का क्या रह गया? रोहित सेड टू किस में बदल गया? रिक्वेस्टेड में। किस में बदल गया? रिक्वेस्टेड में। कनेक्टिव के लिए किसका यूज किया आपने? टू का। अंदर से क्या हट गया? काइंडली हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट यहाँ कर दी तो दोबारा काइंडली नहीं आएगा। टू के बाद में क्या आ गई? V1 पोस्ट आ गई। जिसका क्या हो गया? दैट हो गया। लेटर का क्या रह गया? लेटर रह गया। टुडे का क्या हो गया? दैट डे हो गया। ये आपका वाक्य सोल्व हो गया। नियम समझेंगे। अगर वाक्य की शुरुआत प्लीज और काइंडली से आ रहा है इसके अंदर तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले आर यू किस में बदल जाएगी? रिक्वेस्टेड में। किस में बदल जाएगी? रिक्वेस्टेड में। कनेक्टिव के लिए क्या यूज़ करेंगे? टू का। किसका यूज़ करेंगे? टू का। जब आपने आर वी के अंदर रिक्वेस्टेड कर दिया तो अंदर से प्लीज़ काइंडली हट जाएगा और प्लीज़ काइंडली हटते ही क्या बचेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो किसके बाद में आ जाएगी? V1 टू के बाद में। और शेष प्रोनाउन के, टेंस के, टाइम एंड प्लेस के नियम क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे। तो आज हमने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने 3 प्रकार के वाक्य सोल्व कर लिए। V1 वाले, डू नोट वाले और प्लीज और काइंडली वाले। V1 में अपने वाक्य सोल्व किए, डू नोट में हमने 2 टाइप की और प्लीज काइंडली का हमने कर लिया। आगे का जो पार्ट है निरेशन का वो अगली क्लास में हम क्लियर करेंगे। थैंक्स।